नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट जनवरी 2012 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागोजी के प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 भाषा अर्जन भाषा की कक्षा में ही संभव है। दूसरा विकल्प है सहज स्वाभाविक होता है। तीसरा प्रयास पूर्ण होता है। और चौथा शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। तो जैसा कि आपने अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो वहाँ ये प्रश्न आ चुका है, उस पर काफ़ी चर्चा की जा चुकी है भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो यहाँ जो इसका सबसे उचित उत्तर है या विकल्प है कह लें वो दूसरा है कि सहज और स्वाभाविक होता है क्या भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। अन्य विकल्प जो हैं जैसे पहला भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन के लिए किसी कक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक रूप से ये चलता रहता है, उदाहरण के तौर पर घर में, आस पड़ोस में, परिवार में। और तीसरा विकल्प हमारा कि प्रयासपूर्ण होता है, तो नहीं, ये प्रयासपूर्ण नहीं होता। प्रयासपूर्ण भाषा अधिगम होता है, लैंग्वेज लर्निंग होती है। और चौथा विकल्प शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, तो ऐसी कोई डिमांड या मांग भाषा अर्जन नहीं करता कि शिक्षक होना ही चाहिए। बच्चा अनौपचारिक रूप से घर परिवार में आप देखें कि शिक्षा अर्जन करता रहता है भाषा का। एक समृद्ध उसको परिवेश चाहिए जहाँ बातचीत हो रही हो बस। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। और बाकी की ये जो तीनों विकल्प हैं ये नहीं होंगे। और ये जो है इनका संबंध जो होगा वो भाषा अधिगम से होगा। ये कंडीशंस, ये जो शर्तें हैं, ये भाषा अधिगम के क्षेत्र में जा रही हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी CCE की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन की। उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं पहला अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। दूसरा बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। तीसरा मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। और चौथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। और ऊपर के जो विकल्प हैं वो खारिज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोन्नत करने के लिए साक्ष्य जुटाना, त्रुटियों की पहचान और परंपरा का निर्वाह, ऐसी कोई बात CCE के संदर्भ में नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इस चूँकि पेपर में जिसने भी इस पेपर को सॉल्व किया है तो काफ़ी ज़्यादा मार्किंग इस पर की गई है। तो आप ऐसा ना समझें कि सारे उत्तर राइट ही हैं इसमें, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 93 भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पहला बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। दूसरा बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। तीसरा बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। और चौथा बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका तीसरा है। यह बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उनकी पहचान करता है, और इसके बाद जो है वो रेमेडियल टीचिंग कह लें आप, कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। डायग्नोसिस के बाद रेमेडियल टीचिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 निम्नलिखित
में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 के लिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, एक जो नहीं है उसको आपको खोजना है। आपके विकल्प हैं, पहला व्याकरण के नियमों को रटना, दूसरा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, तीसरा दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाने और संदर्भों में चीज़ों को समझना, चौथा सही रूप में समझना। अब अगर हम इन चारों विकल्पों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जो उद्देश्य हैं उनमें क्या क्या आ रहे हैं। तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग ये मकसद या उद्देश्य होता है या है कह लीजिए। दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना भी है, और सही रूप में चीज़ों को समझना यह भी है। तो ये आपका जो पहला विकल्प है, व्याकरण के नियमों को रटना, यही नहीं होगा। अर्थात इसका जो 94 का जो सही उत्तर है वो आपका पहला है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, यानी रेमेडियल टीचिंग की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड है? आपके ऑप्शन है, पहला बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, दूसरा समस्याओं की पहचान पर, तीसरा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और चौथा बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दूसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि समस्या की पहचान और समस्या के कारणों की, हमें कारण का पता लगाना है, कॉज का पता लगाना है। समस्या तो है ही, लेकिन समस्या के पीछे का कारण क्या है, मुख्य बात ये है ना। तो इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। और जहाँ तक बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात रही तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और पहला जो विकल्प है हमारा सूची बनाने, यह भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या है 96 कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता आपके ऑप्शन है, क्या करती है इसको देखते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, दूसरा भाषा शिक्षण में बाधक है, तीसरा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, बिल्कुल, चौथा बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। तो बहुभाषिकता का जो संदर्भ है इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो हम बहुभाषिकता यानी एक कक्षा में जो बहुभाषा भाषी बच्चे हैं, अगर भारत जैसे देश में जहाँ की पूरी संभावना रहती है, तो हम बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो एक शिक्षक के लिए चुनौती है, लेकिन हम उसको एक रिसोर्स बनाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तीसरा विकल्प आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में यानी कि मान लीजिए आप हिंदी भाषी नहीं हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं, आप कोई और भाषा बोलते हैं, मसलन तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, और अब आप हिंदी सीखना चाहते हैं, तो वो कहलाएगी द्वितीय भाषा हिंदी। तो ये कह रहे हैं कि जब वह तमिल भाषी जो है हिंदी सीखना चाहेगा तो उसका मेन मकसद क्या होगा, उसका एम क्या होगा। आपके ऑप्शन है, पहला हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, ठीक है, दूसरा हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, तीसरा दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, और चौथा मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। देखिए यहाँ एक व्यवहारिक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने, जिससे आप समझ जाएंगे और इस उत्तर तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे।
तो जैसे कोई दक्षिण भारतीय है, वो उत्तर भारत में मान लीजिए आता है और तमिल मान लीजिए उनकी लैंग्वेज है और उनको यहाँ जॉब करनी है, काम करना है, हिंदी भाषी लोगों के बीच में रहना है, तो वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सीखते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या होता है? उस पर अधिकार प्राप्त करना? नहीं। उसके व्याकरण में निपुणता? नहीं। मानक हिंदी को लिखना? नहीं। केवल मकसद ये होता है कि दैनिक जीवन में जो उनके आसपास लोग रह रहे हैं उनसे अच्छे से संप्रेषण हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, इसके लिए वो सीखते हैं। तो आपका जो ये तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा कि दैनिक जीवन में हिंदी समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, यही मकसद है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98, व्याकरण शिक्षण से के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व दिया जाए। थोड़ी उल्टी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, भाषा प्रयोग के बजाय ये भाषा नियमों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं पहले विकल्प में। दूसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। हाँ, ठीक बात है ये। तीसरा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। देखिए, व्याकरण शिक्षण पर जोर दिया इन्होंने, बल दिया, इस वजह से ये इस प्रश्न को खारिज करने का अधिकार आपको मिल गया है। चौथा, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था, कालांशों होना चाहिए, यहाँ कालांशों होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में हमारा जो दूसरा विकल्प है कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, यह सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। ठीक, सपना नाम की अध्यापिका हैं कोई, वो जो है मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहती हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ करा रही हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना। दूसरा, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। तीसरा, समाचार पत्र का वाचन करना। चौथा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी। हाँ, सबसे बढ़िया विकल्प आपका चौथा है। अगर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास आप चाहते हैं और उस बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहते हैं उसके लिए, तो आपको चौथे विकल्प पर जाना चाहिए कि जो है तमाम परिस्थितियों में उनसे संवाद अदायगी आप करवाइए, एकांकी के ज़रिए या अन्य तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए। ज़ोर ज़ोर कर बोल कर पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से बोलना या बोल कर पढ़ना या वाचन, ये प्रभावी नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप दावे के साथ? फिलहाल दूसरा, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, पढ़ तो रही है, बस पुनरावृत्ति हो रही है ज़्यादा। ठीक है। तीसरा, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। और चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह के प्रश्नों में आपको नकारात्मक होकर के प्रश्नों के उत्तर इस तरह के प्रश्नों में नहीं खोजने। आपको सकारात्मक प्रवृत्ति दिखानी है और जो निर्देश आपको दिया जाता है एक लाइन का कि समुचित उत्तर तक आप पहुँचिए। ठीक है, और कैसे? सकारात्मक होकर के। तो चौथा विकल्प उसी सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 101, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, तीसरा नियमों का अति सामान्यीकरण, चौथा नियमों का उल्लंघन। तो इसका जो सबसे उचित उत्तर है वो है आपका तीसरा, नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से नियमों का अति सामान्यीकरण होता है। तो आप मोटे तौर पर ये जान लें कि आधारभूत नियमों का जहाँ सादृश्य विधान हो जाता है, ठीक है, या कह लें कि सादृश्य विधान के आधार पर जहाँ प्रयोग अपना विस्तार रूप ले लेता है, तो उसी को हम कहते हैं नियमों का अति सामान्यीकरण। एक उदाहरण से समझेंगे तो बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रश्न के ही उदाहरण से हम समझ लेंगे, या एक उदाहरण और भी ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ। मान लीजिए एक सेंटेंस है कि वह पढ़ता है। इसके आधार पर आपने बच्चे को सिखाया है एक सेंटेंस, उसने पढ़ा। ठीक, इसी को रूपांतरित किया है आपने, वह पढ़ता है, उसने पढ़ा। अब अगर आप यहाँ पर बच्चे को दे दें कि वह रोता है, तो वह यहाँ पर क्या लिखेगा? यदि वह अति सामान्यीकरण करेगा तो क्या लिखेगा? वो इसी को आधार बनाएगा वो। ठीक, ये चीज़ यहाँ कैसे चेंज हुई है? उसने पढ़ा के रूप में। तो यहाँ पर क्या है? उसने रोता, वह रोता है, तो यहाँ वह क्या लिख देगा? उसने रोया। जबकि होना क्या चाहिए था? वह रोया। यही है, उसने रोया जो है, यही है अति सामान्यीकरण। किसके आधार पर? सादृश्य विधान के आधार पर, इसी सदृशता के आधार पर बच्चे ने यहाँ पर क्या किया? अति सामान्यीकरण कर दिया। वही चीज़ आपके प्रश्न में भी है। तो उसने पढ़ा, उसने खाया, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन इन्हीं दोनों के आधार पर उस बच्चे ने क्या किया? उसने चीखा भी लिख दिया, जबकि होना यहाँ क्या चाहिए था? वह चीखा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा, नियमों का अति सामान्यीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, नियमों का अति सामान्यीकरण। ये प्रश्न आता रहता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? आपके ऑप्शन है, पहला, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना। ठीक है, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना। ठीक, तीसरा, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो नहीं, ये बहुत एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। चौथा, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। 1 घंटे की सीमा भी बांध दी यहाँ पर। तो इस तरह से कोई सीमांकन नहीं होगा। आपका पहला विकल्प सही है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और उसको प्रोत्साहन आप दीजिए। ठीक, और जहाँ तक त्रुटियों की बात है, तो त्रुटियों के बारे में एक आम धारणा है, जो सबल धारणा है भी है, कह सकते हैं आप, कि त्रुटियां जो हैं वो सीखने का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, मैंने क्या कहा था कि आप इनके मार्किंग को मत ध्यान में रखिएगा। देखिए ना, ऊपर ये दिख गया, यहाँ 2 मार्क लगे हुए हैं, लेकिन हमारा तीसरा विकल्प सही था। खैर, ये तो सब दूसरी बातें हैं। आगे चलते हैं। 103, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं
जो क्या करें, अत्यंत छोटे हों, पहला ऑप्शन। दूसरा, सरल भाषा से युक्त हों। तीसरा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। और चौथा, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। तो केवल व्याकरणिक नियम का अभ्यास, केवल पद आ भी गया यहाँ पर, केवल शब्द। सरल भाषा से युक्त, सबसे अच्छा विकल्प जो है आपका तीसरा है, बच्चों के परिवेश से जुड़े होने चाहिए। सरल भाषा से युक्त, अत्यंत छोटे नहीं होंगे। हाँ, बच्चों के परिवेश से जुड़े होने चाहिए। इसी धारणा को लेकर के एनसीईआरटी की आप ईवीएस वगैरह की बुक देखिए, पर्यावरण अध्ययन जिसे कहा जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि आप उसके चैप्टर जो हैं किस तरह से आपको मिलते हैं। परिवार, मित्र, मित्र में भी जानवरों को मित्र के रूप में छोटे बच्चों के लिए दिखाया गया है। इसी तरह से भाषा की पुस्तक में आइए तो वहाँ भी चित्रण जो है वह आसपास के परिवेश से ही मिलता है। और इस संदर्भ में जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखेंगे तो वो इसी परिवेश से जोड़ करके ही बच्चों के लिखी गई। आम की टोकरी इत्यादि पाठ उसमें आते हैं भाषा की पुस्तक में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104, उच्च कक्षाओं में आपके ऑप्शन हैं। पहला, केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो नहीं, केवल छंद अलंकार तक ही सीमित नहीं है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण और भी है, हमारी 4 स्किल हैं उनका डेवलपमेंट है, ठीक है, शब्द भंडार की वृद्धि है, तमाम हैं इस तरह से। तो आपने यहाँ पर सीमित कर दिया है या संकुचित कर दिया है इस विकल्प को। दूसरा, भाषा कौशल साध्य है और साधन है क्या, साहित्य। ठीक, साध्य साधन भाव संबंध है। भाषा साधी जाती है किसके माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से। साहित्य मतलब बाल साहित्य हो गया, साहित्य में तमाम विधाएं हो गई, गीत, कविता इत्यादि, गद्य इत्यादि। तीसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं भाई। चौथा, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल जो है वो साधन है। 105, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। आपके ऑप्शन है। पहला, पठन कौशल पर अधिक बल देना। देखिए, एकांगी या संकुचित उत्तर बना दिया इसे, केवल पठन कौशल पर, बाकी के कौशल। तो ये इस तरह के तर्क जो है वो तर्कों का विकास आप करते रहें बीच बीच में, तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। दूसरा, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। तीसरा, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, ठीक है, और सोच, सरोकार आदि की पहचान। तो एक अच्छा विकल्प है ये। चौथा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। नहीं भाई, तीसरा जो हमारा विकल्प है वो सर्वाधिक समीचीन विकल्प है। समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई जो बातें हैं उनका जो निहितार्थ है, सोच, सरोकार है, उसकी पहचान करना जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।